मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने बहुत सारा चीज़ इसके बारे में जाना था। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे गठित हुआ, कैसे बना। चलिए किताब पर हम लोग आएंगे ही, पहले हम लोग कुछ इसका स्टार्टिंग जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ था इंडिया में। सबसे पहली चीज़ थी कि जब भारतीय संवैधानिक सभा यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब गठन हुआ था, जब बना था ये, तो उस समय भारत आज़ाद नहीं था, यानी कि हम लोग ब्रिटिश इंडिया में थे। अभी कॉलोनलिज्म था हमारे यहाँ। कुछ बच्चों ने ये सवाल भी किया हमसे कि सर कॉलोनलिज्म क्या है, उसको बता दीजिए। कॉलोनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जिसके रिसोर्सेज को गेन करने के लिए या उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के लिए जब आउटर सोर्स कोई दूसरा देश उसके ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर लेता है, वहाँ पर जब अपना शासन करने लगता है, जिसका उद्देश्य वहाँ कंप्लीट रूल करना नहीं है बल्कि वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी कमाना है, वहाँ के रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है, रिसोर्सेज को यूज करना होता है, उसी चीज़ को हम लोग कॉलोनलिज्म कहते हैं। हिंदी में उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो भारत में उस समय कॉलोनलिज्म था, उपनिवेशवाद था, यानी कि हम लोग गुलाम थे दूसरे देश के। इस कंडीशन में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। तो उस समय हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। हर एक व्यक्ति को, हर एक वयस्क व्यक्ति को, ए पर्सन हु इज कंप्लीटेड इज 18 ईयर और एबव 18 ईयर हैव वोटिंग राइट, इक्वल वोटिंग राइट। उन सभी को इक्वल वोटिंग राइट होती है, बराबर अधिकार होता है। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। उस समय हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होने की दशा में चुनाव प्रॉपर वे में नहीं होता था, यानी हर एक आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। ब्रिटिश ने जिन जिन लोगों को अधिकार दिया था वही लोग वोट कर सकते थे और उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट होती थी। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया में 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। 11 प्रोविंसेस थे और 565 प्रिंसली स्टेट था। 11 प्रोविंसेस में इंडिया बटा हुआ था और 565 प्रिंसली स्टेट थे टोटल इंडिया में। वोटिंग जो होती थी वो प्रिंसली स्टेट में वोटिंग का सिस्टम नहीं था, यानी इंडिया में जो 565 प्रिंसली स्टेट थे जहां राजा कंट्रोल करता था, राजा होता था, उस जगह चुनाव नहीं होता था। चुनाव इस प्रोविंसेस में हुआ करते थे। 11 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन हुआ करता था। क्लियर? अब इस 11 प्रोविंसेस में से लोगों को चुनना था, इस असेंबली के लिए बैठक करनी थी। पहले मैं आपको अब किताब में कुछ बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं इस ग्राफ के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आप लोग को क्लियर करूँगा। आप अपने बुक में पेज नंबर 46 लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टॉपिक होगा। उस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। Who then were the makers of the Indian Constitution? Who will find here very brief sketch of some of the leaders who play an important role in making the Constitution. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, What do you mean by Constituent Assembly? What is Constituent Assembly? Constituent Assembly क्या है? संविधान बनाने के लिए जिन लोगों का, यानी यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है कि ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट जो होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, सेलेक्ट करके आते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। यानी कि एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर हो गया होगा शायद आप लोग को। अब यहाँ पर बता रहा है, कुछ अपने किताब में ही देखिए, मैं किताब से ही अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, फिर आगे मैं समझाऊंगा इसको।
Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946, soon after the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution of 26 November 1949, but it came into effect on January 26, 1950. To मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। चलो मैं अब इसको अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में आप लोग ध्यान दीजिए। किताब में कह रहा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, जो बना भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके लिए इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में। हमारे यहाँ पहला इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। संविधान बनाने की पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 में इसके लिए लाहौर में सेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन हुआ था। 29 में ड्राफ्टिंग पर बात चली थी कि हाँ ड्राफ्टिंग किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन एक प्रॉपर वे में उस समय असेंबली का गठन नहीं हुआ था। 1946 जुलाई 1946 में पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव होने के बाद जो असेंबली का गठन हुआ था वो गठन हुआ 1946 दिसंबर 1946 में इस असेंबली का गठन हुआ। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि संवैधानिक सभा का गठन कर दिया गया और बात अब प्रक्रिया शुरू हो गई कि अब इसमें चुनाव होगा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट और संविधान का संरचना बनेगा, संविधान का ड्राफ्टिंग किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दूं, आपने बताया कि 299 मेंबर थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये डेट आपको दिख रहा होगा दिसंबर 1946। इस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि भारत का बंटवारा होगा, पार्टीशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दूसरी चीज कि ब्रिटिश इंडिया था उस समय, ब्रिटिश के हाथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने की बात थी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कहाँ से कितने लोग चुन के आए। भारतीय संविधान सभा में जितने लोग सम्मिलित होने वाले थे, जितने लोग आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखना था जिन जिन लोगों को, उसमें जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कह रही थी कि जितने भी प्रोविंसेस हैं इंडिया में, जितने भी प्रोविंसेस हैं और जितने प्रिंसली स्टेट हैं, उन सभी से लोगों को चुन के लाया जाए। यही कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, एक अच्छे संविधान में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर रिलीजन, हर कास्ट, हर समुदाय के लोग, हर रीजन के लोग, हर आपको रंग के लोग, लैंग्वेज को बोलने वाले लोग इसमें शामिल थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यहाँ पर प्रोविंसेस में बात हुई कि इलेक्शन हुआ तो 292 मेंबर का चुनाव हुआ 11 प्रोविंसेस में, क्योंकि यहाँ चुनाव होता था और ब्रिटिश ने इसमें से इतने ही लोगों को चुना, इंडिया के लोगों ने इसमें चुना था, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें अधिकार देने के लिए वो अप्रूव नहीं किया था। ब्रिटिश अप्रूव नहीं कर रहा था कि प्रिंसली स्टेट से ज़्यादा लोग चुने जाए, तो प्रिंसली स्टेट से मात्र 93 मेंबर चुन के आए थे, यानी कि प्रोविंसेस से 292 मेंबर चुने गए और 565 जो प्रिंसली स्टेट था, उस प्रिंसली स्टेट से मात्र 93 मेंबर चुन के आए थे। टोटल संख्या स्टूडेंट्स कितनी हो गई इसकी? 385। ये अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 में इंडिया में गठन हुआ, जब इसकी बैठक हुई तो वहां पर मेंबर की संख्या थी 385,
लेकिन उसके बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ ये बट गया। कारण क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान का भी बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो आपका जो संवैधानिक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो भी बट गई। जो इधर के लोग थे, यानी कि आज जो इंडिया है उसके लोग थे, वो लोगों ने अपना एक अलग असेंबली बना लिया, और जो पार्ट पाकिस्तान में चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान आज का जो पाकिस्तान है वो कट के अलग हो गया। तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन लोगों ने अलग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कर लिया, जिसमें से 86 लोग इसमें से कट के चले गए थे। 86 कट के चले गए, तो हमारे पास बचता है अब 299, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर आ गए संविधान की संरचना के लिए, संविधान बनाने के लिए। अब हमारा जो संविधान है ये बनना शुरू हुआ, तो इसमें टोटल आप ये भी लिख लीजिएगा 2 years 11 months and 18 days लगा संविधान को बनाने में। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में। संविधान अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 49 ईस्वी को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के रेडी होने के बाद 2 महीने का समय लगा था इसके रिवीजन में, यानी कि भारतीय संविधान को बनाते समय में अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई, अगर कहीं कोई कमी रह गई, तो उस कमी को कैसे सुधारा जाए, उस कमी को कैसे पूरा कर लिया जाए, इन सभी चीज़ों पर चर्चा चली। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के बाद क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ, क्लॉज बाय क्लॉज। अब आप क्लॉज थोड़ा समझ लीजिए। क्लॉज एक छोटा यूनिट होता है किसी सेक्शन का। जैसे एक आर्टिकल्स के अंदर, 1 आर्टिकल्स के अंदर संभव है कि सैकड़ों सेक्शन हो सकते हैं, धाराएं हो सकती हैं। एक सेक्शन के अंदर कई सब सेक्शन होते हैं, एक सब सेक्शन के अंदर क्लॉजेज होते हैं, एक क्लॉज के अंदर कई सब क्लॉज भी हो सकते हैं, यानी कि क्लॉज और सब क्लॉज सबसे छोटा यूनिट हो जाता है। उस एक एक क्लॉज पर चर्चाएं हुई कि कोई भी ऐसा न हो कि किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन करे या कहीं किसी भी एक पर्सन के राइट्स का वायोलेशन हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया भारतीय संविधान को बनाते समय में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में। अल्टीमेटली 2 महीने के डिस्कशन के बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, और उसी दिन हमारा देश रिपब्लिक हुआ, यानी कि गणतंत्र हुआ। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, और इलेक्टेड पर्सन, मैं बाय द पीपुल और दोनों कहा मैंने, और इलेक्टेड पर्सन। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ स्टेट, वो इलेक्टेड बॉडी है, डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उनका इलेक्शन किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है, उनको इलेक्ट करके लाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल, और 26 नवंबर को जिस दिन संविधान बन के हमारा तैयार हुआ था हमारे नेशन में, आज 26 नवंबर को एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं इस डेट को, 26 नवंबर को, जो 1949 ईस्वी में बन के हमारा संविधान तैयार हुआ था। अब सवाल एक उठता है कि क्या कारण है कि आज 70 साल बीत गए। आपके किताब में 50 साल लिखा है, हम लोग थोड़ा अप टू डेट करके पढ़ रहे हैं उसको। आज 70 साल बीत गए और हमारा संविधान कंटिन्यू वर्क कर रहा है। आज हमारा
संविधान लगातार लोग उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, लोग उसको मान रहे हैं, कभी भी संविधान को उसके बाद से बदला नहीं गया, इसमें कोई परिवर्तन आया है, परिवर्तन अमेंडमेंट तो हुए हैं लेकिन इसको कंप्लीट चेंज नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? आप जब एक नज़र उठा के देखिएगा तो दुनिया का बहुत सारा ऐसा कंट्री जो नॉन डेमोक्रेटिक था, जहां डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पर डेमोक्रेसी आई। जो या तो गुलाम थे या डिक्टेटर थे या मोनार्की था, वो खत्म हो गए और उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, लोकतंत्र लाए, और उस लोकतंत्र में संविधान बना और उस संविधान को बदलने की जरूरत पड़ गई। उस संविधान को महज वहाँ पर एक कागज के टुकड़े की वैल्यू दी गई, वहाँ संविधान का कोई महत्व नहीं रहा और संविधान को बदल दिया गया। ऐसा भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि भारतीय संविधान की इतनी अवहेलना की जाए, भारतीय संविधान को कभी कंप्लीट बदल दिया जाए, चेंज करके दूसरा संविधान, ऐसा नहीं हुआ भारत में। इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी मेजर बदलाव नहीं हुआ। कारण क्या था कि भारतीय संविधान बहुत, जितने भी रीजन के लोग थे, रीजनलिटी के लोग थे, मैक्सिमम लोग इसमें आए थे। उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, हर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो लोग इसमें वोट दिए थे, जो वो भी चुन के आए थे, यानी कि जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो ड्राफ्टिंग में, वो लोग भी इलेक्टेड बॉडी थे। अगर आज की तरह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस समय भी होता, राइट टू वोट अगर सबको होता, वहाँ पर इक्वालिटी होती, तब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कोई बहुत अंतर नहीं होता। भारतीय संविधान को आज सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में आज तक इसको कभी भी कंप्लीट बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा चीज आपके मैं किताब में बताता हूं, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 years ago? वी हैव ऑलरेडी नोटेड reason above, the constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had the right their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social group or political parties. वही बात यहाँ पर भी बता रहा है कि भारतीय संविधान में कभी भी बहुत बड़ा सवाल नहीं उठा। भारतीय संविधान को मेजर कम्युनिटी ने, यानी कि मेजॉरिटी ने, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसके ऊपर सवाल नहीं उठा कभी कि ये गलत है, ये खराब है। यही कारण है कि भारतीय संविधान आज तक सुरक्षित है। दूसरी चीज कि कभी भी इसके लेजिटिमेसी पर, लेजिटिमेट का मतलब होता है तर्कसंगत, यानी कि इसकी तर्कसंगिता पर कभी भी सवाल नहीं उठा, इसके लेजिटिमेसी पर कभी भी उंगली नहीं उठी। यही कारण है कि भारतीय संविधान आज सबके द्वारा एक्सेप्ट है और बदला नहीं गया। आज हम लोग सब उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में एक चीज और भी चीज है कि ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अपने व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे नेशन के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जब आप अपने संविधान के प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रीएम्बल किसको कहते हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो समरी है, उसी समरी को प्रीएम्बल कहा जाता है, प्रस्तावना कही जाती है। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पेज पर प्रीएम्बल ही होता है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल उस कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज कर देता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बता देता है। आप जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में सबसे पहले यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान सबसे पहले भारत के हर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये कारण है कि भारतीय संविधान आज सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। दूसरा कारण है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो भारत के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। मैंने पहले ही बताया, इस पर चर्चा मैंने किया अभी, कि सारे लोग को वोटिंग राइट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था
ये कोई अपने से तो नहीं था, ये भी इलेक्टेड बॉडी थे, ये इलेक्शन होके आए थे, चुन के आए थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे, ये भी वही लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए थे। हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था संवैधानिक सभा का, उसके जो चेयरपर्सन थे, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? तो जो संविधान सभा में डिस्कशन हो रहा है, क्लॉज बाय क्लॉज वहां पर डिस्कशन हो रहा है, बात चल रही है, डिस्कशन करने के बाद जो उसको लिखेगा, यानी कि लिखने वाली जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरपर्सन थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, संविधान को लिखा, वहां पर एक एक करके चर्चा चली, एक एक क्लॉज पर चर्चा चली, डिस्कस करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। ये कारण है कि आज संविधान को हर एक व्यक्ति भारतीय उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर किसी लोगों को वहां पर अगर कुछ लोग अपनी स्वीकृति नहीं भी देते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान में अगर कहीं कोई त्रुटि है, तो वैसे लोगों की संख्या आज भारत में कम है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि भारत इसमें संविधान में सबसे अच्छी चीज क्या है? अमेंडमेंट। स्टूडेंट्स, इस अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया है संशोधन की, यानी कि जब जब जरूरत पड़ेगा भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है। कभी उसके मूलभूत सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है। अगर बदलना है तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी हो। जितने स्टेट हैं उसमें से आधे स्टेट के अंदर, आधा स्टेट, आज 28 स्टेट है, 20 स्टेट में कम से कम 14 स्टेट में जो विधानसभा वहाँ चलती है, जो स्टेट असेंबली है, उस स्टेट असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कराया जाए, तब जाके कि कोई मेजर जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है। अदरवाइज फंडामेंटल प्रोविजन में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। लेकिन आज संविधान को, भारतीय संविधान को 104 टाइम्स, 104 बार संशोधित किया जा चुका है। मैं कुछ और बता दूं आप लोगों को, देख लीजिए अमेंडमेंट का नतीजा। जब हमारा संविधान बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये 22 पार्ट्स में बटा हुआ था और 12 शेड्यूल हुआ करते थे भारतीय संविधान में। आज इसके अपेक्षा आप देख सकते हैं कि आज 448 आर्टिकल्स हमारे संविधान में है अमेंडमेंट करके। जो 22 पार्ट था इसको 25 पार्ट्स में बांट दिया गया, शेड्यूल आज 12 है। ये अमेंडमेंट का नतीजा है, यानी संशोधन करके हमारे संविधान में 448 आर्टिकल्स आज ला दिए गए हैं, 25 पार्ट्स बना दिया गया और 12 शेड्यूल जो पहले था वही चीज है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को आज मैक्सिमम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और भारतीय संविधान आज बढ़िया संविधान, दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में से शामिल है। आगे मैं इसमें कुछ और आप लोगों को बता दूं। फाइनली एक आप अपने बुक में पेज नंबर 47 लेफ्ट हैंड साइड का नीचे वाला पैराग्राफ देखिएगा। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव सैंक्टिटी to the constitution. The constituent assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन करने के बाद
जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान को लिखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें ओपन मैनर में हो रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ असेंबली से छुपा के कर दिया जाए, कुछ चीज़ उसमें ऐसा रहे जो गुप्त हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। सारे प्रोविज़न को सबके सामने रख के डिस्कस करके तब संविधान में लिखा जा रहा था, इसलिए हमारा संविधान आज बेहतर संविधान है। अब आगे का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोगों ने जाना, कल हम लोग और नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, कंप्लीट वीडियो वॉच करते रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।